स्टूडेंट इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और इस बार 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनका इस वीडियो को देखने के बाद में 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। 100% ऐसे ही पूरा पेपर आएगा और पूरा पेपर में सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। 2026 में सेम पेपर आपका आएगा इसी तरीके से जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका नाम अनुक्रमांक होगा जो कि 10 अंक का अनुक्रमांक होता है। यहाँ पर मैं कोई अनुक्रमांक डाल देता हूँ स्टूडेंट, आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड पर होगा वही डालिएगा अपना अनुक्रमांक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 10 अंक का है, नाम अपना डाल दीजिए। यहाँ पर मेरा नाम शिवम है तो मैं अपना नाम शिवम लिख देता हूँ। आपका जो नाम होगा आप प्लीज अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, हिंदी का पेपर है, पेपर कोड इंपॉर्टेंट होता है, 904 MD पेपर कोड है और ये लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस कोड के पेपर पूछे जाते हैं हिंदी में। तो इस कोड को भी आप देख लीजिए। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। पूर्णांक आपको क्लास 12 हिंदी में 100 नंबर का पूर्णांक होता है। निर्देश देखिए, इसमें सबसे पहला निर्देश यही दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो यही करने के लिए दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी ये जो प्रश्न पत्र इसमें 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो इसमें जो 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को। सबसे पहले जो खंड आप लोगों को दिखेगा खंड का, सबसे पहले आपको खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो 5 गद्य से होगा, जो 5 पद्य से होगा। तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है तो इसके सारे प्रश्नों को इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर या प्रश्न का पहले का नंबर क्वेश्चन है। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। का नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खा नंबर देखिए सन 1957, देखिए सन 1957 यहाँ पर देखिए 57 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसको सम्मानित किया था? क्या रामचंद्र शुक्ल जी को सम्मानित किया था या महादेवी वर्मा जी को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, इनको सम्मानित किया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है गा नंबर कि पंडित दीनदयाल के पिता थे। तो जो पंडित दीनदयाल जी है इनके जो पिता थे वो कौन थे? स्टेशन मास्टर थे। कौन थे? गा नंबर के आपका स्टेशन मास्टर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। घा नंबर देखिए आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। तो जो आजाद शत्रु नाटक है इसके जो रचनाकार है कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा 1922 में इन्होंने इस नाटक की रचना की थी। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? तो कला और संस्कृति जो विधा है स्टूडेंट आप सभी को पता होगा, मैंने काफी बार बताया है, वो निबंध विधा है। और किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर आ चुका है प्रश्न और ये पद्य का प्रश्न है, यानी कवि से रिलेटेड। इसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो दूसरे नंबर का नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? तो इनमें से कौन सी रचना है? सूर सारावली, ये भक्ति काल की रचना है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का। प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। द्वापर किसका है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। खा नंबर है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। गा नंबर प्रश्न है कि नीरजा के रचनाकार हैं। तो जो नीरजा के रचनाकार हैं सभी को पता होगा कि महादेवी वर्मा जी, नीरजा, सांध्य गीत, यामा। ठीक है, ये सब रचना जो है ये महादेवी वर्मा जी की है। और उसके बाद में देखिए घा नंबर की इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य जो कि एक ये कहानी है और जैनेन्द्र कुमार इसके रचनाकार हैं। ठीक है, कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो उपवर्षी पर। 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? उपवर्षी पर। तो ये 10 आपके बहुविकल्पीय थे जो मैंने आप सभी को बता दिया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न था, शुरू में ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए इस पेपर का, ये पूरा पेपर में सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। सारी चीजें आपको भी सेम टू सेम पेपर में आपको लिखना रहेगा। कॉपी कैसे लिखनी है पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर बना दिया है, आप सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल आपका जो है 5 प्रश्न होगा एक गद्यांश में, 2 नंबर आपको एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं स्टूडेंट। ये देखिए
अथवा करके आपके पेपर में 2 गद्यांश होता है और किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना है जिसके आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम पता होगा। ठीक है, बाकी का इजी होता है करना, आप गद्यांश को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अच्छे से आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ना चाहते हो तो देखिए, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब चैप्टर का नाम तो यहाँ पर बाकायदा बता दिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जिसके जो है रचनाकार है या इस गद्यांश के लेखक हैं। तो पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है और इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो 2 नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगला देखिए दूसरा प्रश्न कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यहाँ पर देखिए, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यहाँ तक आपके दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है और आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी को कॉपी में लिख देना है। ये प्रश्न का उत्तर ये है और इसको कॉपी में आपको लिख देना है। आपका 2 नंबर यहाँ पे भी कंफर्म हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो ये पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, बाकायदा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर कि भूमि का निर्माण किसने किया है और वो कब से है। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, भूमि का निर्माण, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। तो और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर है, बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखा खींची हुई है कि जो राष्ट्रता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आती, बेसिकली यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है, तो उठाकर यही लिख दीजिएगा, पूरा उठाकर यही कॉपी में लिख दीजिएगा। 1 नंबर तो कंफर्म है और 10 में से 10 नंबर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका गद्यांश में पूरा पक्का रहेगा 10 नंबर, कोई भी नहीं काट सकता। अब अगला आ जाइए, गद्यांश है। मान लीजिए कि ऊपर गद्यांश का पाठ और जो है लेखक का नाम नहीं आता, आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा कि प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन है। अब यहाँ पर देखिए वृक्ष की बात हो रही है, तो समझ जाइए अशोक की बात हो रही है, समझ जाइए कि किस चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट अशोक के फूल। क्या नाम है? अशोक के फूल चैप्टर का नाम है। इसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो यहाँ पर जो इसके प्रश्न है मैं दिखा दूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये आपका गद्यांश हो गया, थोड़ा बड़ा गद्यांश है और इसके 5 प्रश्न दिए गए हैं। जिस तरीके से वो आपका जो गद्यांश था प्रथम गद्यांश उसके दिए हुए थे, तो इसमें 5 प्रश्न हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न यही है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो अशोक के फूल पाठ का नाम, इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपका यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो ये रेखा खींची हुई है यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो रेखा खींची हुई है इसका व्याख्या करना नहीं आता है, तो जैसा कि मैंने बताया जिनको नहीं आता है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है अच्छे से, तो वो गद्यांश को सॉल्व करना चाहते हैं तो उठाकर यही लिख दोगे अच्छे से राइटिंग से, तो 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने मेहनत किया है। उसके बाद में बाकी का जो 3 प्रश्न होता है वो इसी गद्यांश से जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रथम गद्यांश में करके सॉल्व करके बताया है। तो ये आपका 2 गद्यांश होता है पेपर में। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये देखिए, पूरा जो 18 फरवरी को आपका पेपर रहेगा स्टूडेंट, हिंदी में आपका 18 फरवरी 2026 को क्लास 10th और क्लास 12th का पेपर है, तो मैं क्लास 12th का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इसी तरीके से सारी चीज़ें आपको 18 फरवरी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये भी आपके 10 नंबर का पदांश होता है पेपर में, और मैं बात करूँ तो पेपर में ये भी 2 दिए जाते हैं। पेपर में स्टूडेंट में दिखाऊं तो ये भी आपके पेपर में स्टूडेंट 2 दिए जाते हैं आपके जो है पदांश। ये देखिए, अथवा करके 2 दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पदांश को सॉल्व करना है, यानी हल करना है, और उसके जो 5 प्रश्न दिए जाते हैं उसके 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ये देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि ये पदांश है कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, पर यह देखिए परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुछ वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण बह बह कर, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरदधि जैसी। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका पदांश है। और एक और ये पदांश है
ये देखिए कि छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए छाए तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर। तो एक आपका ये पद्यांश है, दूसरा वो पद्यांश है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इसके भी नीचे 5 प्रश्न दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये भी इसके भी 5 प्रश्न हैं। तो आपको सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसके जो आपका ये आपका पद्यांश है, इसके 5 प्रश्न है। तो इसमें देखिए सबसे पहला यही प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यहाँ पर कवि और उसके शीर्षक यानी पाठ का नाम लिखना होता है। तो कवि का क्या नाम है? केकई का अनुताप। केकई, देखिए केकई का अनुताप, अनुताप। इसके जो देखिए गीत और केकई का अनुताप, ये जो कवि है इसके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई? यहाँ पर देखिए कि प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनदी जैसी। तो इसी का आपको इतना ही इसका अर्थ बताना, इसका व्याख्या करना है आपको अच्छे से। बाकी का जो 3 प्रश्न होता है स्टूडेंट, वो इसी पद्यांश से जुड़े होते हैं। आपको उस पद्यांश से जुड़े उसका जो है उत्तर कॉपी में लिखना रहेगा। जैसे कि तीसरा प्रश्न है कि भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे? तो प्रभु श्री राम को लेने गए थे। चौथा है अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो भरत को मिला था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न था। अब अथवा वाला मान लीजिए कि आप ऊपर जो आपका पद्यांश दिया हुआ है केकई का अनुताप, वो आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये सॉल्व कर लीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का क्या नाम है? यानी पाठ का नाम हिरोशिमा। इसके पाठ का नाम है हिरोशिमा और इसके जो कवि हैं आज्ञे जी है। आज्ञे का पूरा क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे जी इनका पूरा नाम हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या की करना है आपको। जो ये रेखा खींची हुई है ना, इसी की व्याख्या आपको करनी है स्टूडेंट। तो आपको व्याख्या कर लेनी है। बाकी का इसके जो और भी 3 प्रश्न है, इसके प्रश्न आप लोगों को बताना है, यानी तीनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है जो इसी में से होता है, इसी पद्यांश से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का होगा। बाकायदा मैंने कॉपी के वीडियो में बताया है कि कैसे आपको कॉपी में गद्यांश और पद्यांश को लिखना है। देखिए लिखना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपने मैंने सॉल्व करके बता दिया वो नहीं, आप कैसे लिखते हो, कॉपी एग्जामिनर कैसे जो है चेक करता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया है। 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में एक जीवन परिचय आपको लिखना है। 5 नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। 3 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं को बताने के लिए। अब कौन से दिए? यहाँ पर देखिए 3 जीवन परिचय दिया है। लेखक का है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, तीसरे है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय 18 फरवरी के पेपर में आपको लिखना है। ये तीनों जीवन परिचय चैनल पर मिल जाएगा। नंबर देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में ये भी जीवन परिचय सेम तरीका रहने वाला है। 5 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। सबसे पहला है मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पर देखिए दूसरा मैथिली शरण गुप्त, पहले नंबर पर है सुमित्रा नंदन पंत और तीसरे पर है महादेवी वर्मा जी। तो ये कवि का जीवन परिचय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो ये तीनों जीवन परिचय को पढ़ लीजिए। हालांकि पेपर में आपको एक ही जो है जीवन परिचय को लिखना है, लेकिन मान लीजिए कि पेपर में इन तीनों में से एक आता है तो तैयार करे रहोगे, कौन सा है किसी को नहीं पता है, ठीक है। और आएगा तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप जीवन परिचय को, जो मैं महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपके लिए लेकर आता हूँ, उसको आपको जरूर तैयार करना पड़ेगा, तभी आप 5 नंबर के हकदार बनोगे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, यानी कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा जो बहादुर कहानी है इसकी समीक्षा करना है। 5 नंबर आपको प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर दिया जाएगा। अथवा करके दिया हुआ है इसमें और कि लाठी कहानी के तत्वों पर प्रकाश डाली। अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचता है, एक है पंचलाइट का, एक है बहादुर का। तो दोनों का कहानी का आपको क्या बताना है? सारांश बताना है, बेसिकली समीक्षा करना है, सारांश कर देना है। अब ये दोनों भी आप जो है नहीं कर पाते हो तो आप लाठी कहानी के तत्वों पर प्रकाश डाल देना है। 5 नंबर तो ये मिलेगा ही, आपको मिलेगा। आप तीनों को कर ले जाओगे, तीनों में से किसी एक का करना है प्यारे विद्यार्थी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। और
5 नंबर दिया जाएगा। कितने नंबर दिए जाएंगे आपको? 5 नंबर दिया जाएगा। और ये जिला वाइज होता है खंड काव्य, मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताया है। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जो है जिला है, उसमें एक खंड काव्य की मैं बात करूं इसमें से, जैसे आपका पहला खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। इसमें पूछा गया कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के किसी एक घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो एक जो खंड काव्य हमारे उत्तर प्रदेश के जिलों में लगभग 11 से 12 जिलों में एक खंड काव्य लगता है। ठीक है, टोटल आपके दिए हुए हैं। दूसरा है सत्य का जीत, तीसरा है रश्मरथी, चौथा है आलोकवित, पांचवा है आपका त्यागपति और 6 नंबर पर है श्रवण कुमार। तो ये 6 खंडकाव्य लगभग, जैसा कि मैंने बताया, एक खंडकाव्य 10 से 12 जिलों में पूछा जाता है। तो आपके जो जिले में खंडकाव्य चलता होगा, ठीक है, जो पूछा जाता होगा, केवल उसी को पढ़ना है, आपको कोई अन्य खंडकाव्य नहीं पढ़कर जाना है, वही खंडकाव्य पढ़ना है। और ऐसे आपके अथवा करके या करके आपके ऐसे दिए होंगे, ठीक है, और उसी को लिखना है। और आपको 5 नंबर स्टूडेंट एग्जामिनर जरूर देगा, क्योंकि ये फिक्स रहता है आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। अगला भाग आ गया हमारा खंड खा का। देखिए, खंड का के सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया है। अब खंड खा आ चुका है, जो कि यहाँ से हमें 50 नंबर के प्रश्नों को कंप्लीट करना है। हिंदी व्याकरण का सारा यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है प्रश्न, और उसके मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। जैसे कि 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अथवा करके पेपर में 2 दिए जाते हैं, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 2 आपका जो है संस्कृत का गद्यांश दिया जाता है। दोनों में से किसी एक गद्यांश को क्या करना है आप लोगों को? उसका अनुवाद करना है। यहाँ पर सॉल्व करना है, बेसिकली वही अनुवाद करना है। अनुवाद के लिए आपको दिया जाएगा 5 नंबर। कितने नंबर दिए जाएंगे? 5 नंबर दिया जाएगा। और इसका संदर्भ लिखने के लिए आपको दिया जाएगा 2 नंबर। टोटल 7 नंबर का आपका एक संस्कृत का जो है, जो एक प्रकार से वो होता है, संस्कृत का गद्यांश होता है। इसमें देखिए, चैप्टर का नाम बताने के लिए संदर्भ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम इसका नाम है, जैसा कि यहाँ पर आप इसके नाम से ही भी पहचान पा रहे होंगे। दूसरा जो आपका है अथवा करके, मान लीजिए कि ऊपर वाले का आप अनुवाद नहीं करना जानते, क्योंकि हिंदी में इसका अनुवाद करना वही कठिन होता है, और जो विद्यार्थी पढ़े रहते हैं केवल वही इसका अनुवाद कर पाते हैं। अथवा करके ये दिया हुआ है, जातक कथा से आपका ये लिया गया है। किससे? जातक कथा के उल्लू का जातकम से ये आपका लिया गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राज्य से काकले, ये पूरा इस तरीके से है। और दोनों में से किसी एक का करना मैंने कॉपी के वीडियो में बाकायदा बता दिया है। चैप्टर का नाम आप मत भूलिएगा, संस्कृत भाषा या महत्वम हो गया, चाहे जातक कथा हो गया, महामना मालवी, ये 3 चैप्टर आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। इसके केवल 5 संस्कृत के गद्यांश को पढ़ लेते हो तो पेपर में वही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है और आपको तैयार करना है। 7 नंबर के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब आ जाइए 8 नंबर का खा नंबर प्रश्न की ओर। ये देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का होता है। सेम तरीका आपका रहने वाला है। अथवा करके 2 आपके पेपर में जो है श्लोक पूछे जाते हैं। आप इसको श्लोक का नाम दे सकते हो, या आप इसको संस्कृत का पद्यांश भी कह सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, संदर्भ यहाँ पर भी लिखना है, 2 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। अनुवाद के लिए 5 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ, जिससे कि आसानी हो जाए। ये आपका जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, पाठ का क्या नाम है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। ये आपका जो है श्लोक सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया। अथवा करके नीचे है, ये दिया हुआ है आपका जो श्लोक, ये लिया गया है किससे? ये भी सुभाषित रत्नानी से लिया गया है स्टूडेंट। अब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पेपर में 2 भी पूछा जा सकता है, नहीं तो अलग अलग चैप्टर का पूछा जाएगा। अब देखिए, श्लोक में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा श्लोक आपके पेपर में सबसे ज़्यादा किस पाठ के श्लोक पूछे जाते हैं? तो एक ऋतु वर्णनम हो गया, दूत वाक्यम और सुभाषित रत्नानी, ये 3 पाठ के श्लोक को आप पढ़ लेते हो, पूरे श्लोक को आप पढ़ लेते हो तो कन्फर्म है कि इससे बाहर नहीं आएगा। हालांकि देखिए, इसको पढ़ लेते हो तो बहुत छोटे छोटे में इसका अनुवाद करने में होता है, और संदर्भ तो आप ईजी तरीके से लिख लोगे। किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संकलित पाठ का क्या नाम है? सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। बस इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर आपको वहां पर दिया जाएगा, 5 नंबर आपको अनुवाद के लिए दिया जाएगा। तो कॉपी में मैंने तरीका बताया है, और भी आप वीडियो चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिए। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बिना पढ़े सॉल्व करते हैं, हल कैसे करें बिना पढ़े, वो भी मैं तरीका आप लोगों को बता दूंगा। बस कॉमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा
कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत में देना है। 4 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपके 4 प्रश्न हैं संस्कृत के दिए हुए हैं। संस्कृत के कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न हैं और इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर बाकायदा यहाँ पर बताया गया कि 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो मैं एक का करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा वाला कि निपत दिलीप कस्मन वंश से प्रस्तुते। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है कि निपत दिलीप, ठीक है, निपत दिलीप, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? कस्मिन सूर्य वंश से प्रसूत। ये आप लोगों का दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो दिया हुआ है कि दुर्योधन श्री कृष्ण किम अगच्छत। तो दुर्योधन श्री कृष्ण पांडवन कुशल, देखिए कुशल जो है क्षेमम जो है अपरिच्छित है। तो किम की जगह पर कुशल पांडवन कुशल क्षेमम लिख दोगे तो 2 नंबर आप लोगों का यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अब मैं बता दूं कि ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और ये चैप्टर का नाम क्या है? जो चैप्टर से पूछे जाते हैं वही है महामना मालिया, संस्कृत महत्तम और जातक कथा, आपका पंचशील सिद्धांत, भुजस्युदार्यम और सुभाषित। यही सारे पार्ट हैं जो ये प्रश्न को बनाते हैं, ये सारे 4 प्रश्न को बनाते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न दिया है। क्या दिया है कि हास्य रस, 10 नंबर का नंबर कि हास्य रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी हास्य रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। 2 नंबर आपको यहाँ पर स्टूडेंट दिए जाएंगे। अब खा नंबर करके दिया है कि उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण सहित लक्षण लिखना है। और गा नंबर है रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो रोला और सोरठा छंद का उदाहरण लिखना है। देखिए यहाँ पर ये आपका रस हो गया, ये आपका अलंकार हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया? अलंकार। और ये आपका छंद हो गया। तो ये तीनों टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर बनाया हुआ, एक वीडियो में जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। एक का परिभाषा देना है, एक का आपको उदाहरण देना है। एक का परिभाषा जब आप दोगे तब आपको 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का दिया जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव और भाव एवं संचारी भाव में जो है संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण की उदति उदगरी, एक उदति उदगरी तो आपका रूपक अलंकार का है कि जथा पंक बिन खग अतदीना फर कविवर कर हीना और असमम जीवन बंद बिन तो ही जो जड़देव ज्यावर मोही। तो ये आपका करुण रस का जो है परिभाषा मैंने बता दिया और इसका जो है उदाहरण भी बता दिया। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास्य, ये है, ठीक है। उपमा और रूपक अलंकार का परिभाषा यहाँ पर देखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है कि उदति उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे सन सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, एक ये है। और चरण कमल बंदो हर्राई एक दूसरा उदाहरण, ये भी आप ले लीजिए। रोला अथवा सोरठा छंद में जो है 13 या 11 मात्राएं होती है। इस तरीके से आपको देखिए सोरठा का परिभाषा जो होता है वो जो है उदाहरण पर डिपेंड करता है। तो ये तीनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कवर किया है, आप चैनल पर देख सकते हो, आप लोग सर्च कर लीजिएगा रस छंद अलंकार बाय शिवम स्टडी नॉलेज, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पर मैं आर्ट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और भी कोई सब्जेक्ट है जो आप लोगों का छूटता है तो मैं सभी पर वीडियो बनाता हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, आप लोगों से ज़्यादा तो मैं ही मेहनत करता हूँ इसको वीडियो को तैयार करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आना, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेहनत के लिए, ठीक है। एक सब्सक्राइब आप लोगों को, मुझे जो आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। अब देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा निबंध के लिए। कौन सा निबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में है। दूसरा भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, इसके बारे में है। तीसरा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। चौथा है ग्रामीण रोजगार योजनाएं। ये 4 जो आपका निबंध है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये चारों में से 1 और 2, ठीक है, 2 निबंध के बारे में मैंने हालांकि बताया है। ये आपका राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैं निबंध जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं और ग्रामीण रोजगार योजनाओं के ऊपर भी मैं निबंध आपको बताऊंगा। हालांकि 2 जो भारत में
भ्रष्टाचार की समस्या है और भारतीय किसानों की समस्या और उनके समाधान के ऊपर मैंने निबंध बना दिया है। तरीका क्या है, आप सर्च कर लीजिएगा भारत में भ्रष्टाचार की समस्या बाई शिवम स्टडी नॉलेज। जो आपका यूट्यूब पर बोलने वाला होता है ना, जिस पर आप टैप करते हो तो आवाज़ निकलता है, तब आप बोलते हो तब कोई भी जो है वीडियो आ जाता है। तो उसी तरीके से आपको सर्च करना है कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या बाई शिवम स्टडी नॉलेज, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आगे उस टॉपिक का नाम लिखिए, फिर बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख दोगे, वीडियो मिल जाएगा स्टूडेंट। इतना ही कहना था। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर का पहला नंबर प्रश्न है जो कि संधि से पूछा गया है कि पुनः रमते का संधि विच्छेद होगा। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही हो जाएगा और ये 1 नंबर का आपका प्रश्न है। तो पुनः रमते का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका, का हो जाएगा, पुनः प्लस रमते हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी पहले का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है का प्लस चित का संधि रूप होगा, तो का प्लस चित का संधि रूप जो हो जाएगा का चित हो जाएगा, यानी का नंबर का जो है का ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा है वृद्ध का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इनमें से जो वृद्ध का संधि विच्छेद हो जाएगा वो घा हो जाएगा, वृद्ध प्लस धा हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पेपर में साहित्यिक हिंदी में मैं बात करूं तो 3 संधि आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लगभग आप अपने क्वेश्चन बैंक में से 50 संधि या 30 संधि को पढ़ लेते हो तो इंपॉर्टेंट रहेगा और वही संधि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं खा नंबर प्रश्न। खा नंबर का पहला है कि महाजन में समास है। 12 नंबर का खा नंबर प्रश्न है कि महाजन में समास कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से जो समास हो जाएगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। दूसरा है शीतोष्ण कि शीतोष्ण में समास कौन सा हो जाएगा, तो क्या अव्यय भाव है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या इनमें से कोई नहीं है। तो दूसरे का आपका खा हो जाएगा, द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ पर भी आप लोगों को स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब अगला देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। ये देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 13 नंबर का पहला प्रश्न है कि धीमती शब्द में प्रत्यय है। तो जो धीमती शब्द है इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा, 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। देखिए आपका समास 2 नंबर का, संधि 3 नंबर का और प्रत्यय ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। पहले समास होता था कि समास विग्रह करना होता है, अब आपका बहुविकल्पीय भी तरीके से आ गया है। तो धीमती शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बतुप हो जाएगा। जी हाँ, बतुप प्रत्यय आपका सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि प्रभुत्तम शब्द में प्रत्यय है, तो जो प्रभुत्तम शब्द है इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका त्वा हो जाएगा। ठीक है, प्रभुत्व और आपका इस तरीके से महत्व। ठीक है, इस सब में क्या है, त्वा प्रत्यय आ जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं खा नंबर में। ये जो पेपर में आपका आएगा वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और ये सारे प्रश्न को आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत आप लकी स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो आप अपने 95% हिंदी में लेकर आने के लिए डेडिकेटेड है। काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को 10 मिनट में ही छोड़कर चले गए होंगे और बाद में वो आकर मुझे कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया था वो पेपर में आया नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा उनको कि भैया आप लोग मेहनत नहीं करते हो। जो मेहनत करता है वो 95% लेकर आता है, क्योंकि कहा गया किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है और आप लोग मेहनती स्टूडेंट हो। खा नंबर देखिए प्रश्न कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। संबंधित नियम का क्या करना था, उल्लेख करना था। 2 नंबर का आपका ये जो है पद होता है, 3 पद आपके दिए हुए हैं जो कि विभक्ति का पद है। सा शीर्षा खलवाट अस्ति, यानी क्या दिया हुआ, सा शीर्षा वो सिर से भैया गंजा है। फिर आपका तीसरा वाला मैं करके दिखा देता हूँ, एक ही करना है। तो राम विद्यालय गृह अगच्छति, यानी विद्यालय से, यहाँ पर देखिए विद्यालय से घर जाता है, विद्यालय से राम घर जाता है। तो इस तरीके से लिख दोगे। इसका जो वो हो जाएगा विभक्ति, वो पंचमी विभक्त हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। सही स्टूडेंट, पंचमी विभक्ति। और इसका जो नियम हो जाएगा, नियम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नियम में बता देता हूँ। ध्रुव, देखिए ध्रुव म पाई, ठीक है, पदानम, पदानम, ये इसका एक प्रकार से नियम जिसको सूत्र भी हम कहते हैं। तो तीनों में से किसी एक का करना था, मैंने बता दिया है। ठीक है, 2 आप है सरस्वती गंगा श्रेष्ठ, यानी गंगा सबसे श्रेष्ठ। सा शीर्षा खलवाट अस्त, इसका जो एक प्रकार से तृतीय विभक्ति हो जाएगा। और इसका जो सूत्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सा युक्त सा प्रधाना, एक प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा। या एक आपका हो जाएगा कौन सा, जो है गंगा, इस तरीके से एक और सूत्र हो जाएगा जो कि मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है स्टूडेंट। ठीक है, तो वो सूत्र हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पद। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित, या देखिए जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखिए। ठीक है, 8 नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा एक पत्र लिखने के लिए। अथवा करके देखिए 2 पत्र आपके दिए हुए कि बिजली समस्या, देखिए बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले की बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो 2 आपके पत्र दिए हुए हैं। हालांकि करना आपको एक ही पत्र लिखना है पेपर में। ठीक है,
अब आपको एक पत्र लिख लेना है। पत्र कैसे लिखना है मैंने वीडियो बना दिया है आप सभी के लिए। मैं वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो जल्द ही आप सभी के लिए वो लेकर आऊँगा। और भी आप लोगों ने हमारा 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो देखा होगा, तो मैंने हिंदी का कंप्लीट तैयारी उसमें बताया खंड का और खंड खा के ऊपर। तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, उसमें काफ़ी कुछ मैंने बताया हिंदी के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा 18 फरवरी का हिंदी पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। किस तरीके से पूरा पेपर आता है और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। और मैंने काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर भी मैंने आपको देकर बताया कि कैसे पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है। तो PDF शिवम स्टडी नॉलेज द्वारा बनाया गया, हमारे चैनल के द्वारा हमने खुद बनाया है। आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो आपके साथ में बैठकर पढ़ाई करते हैं। और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और इस वीडियो में आप लोगों को कौन सी चीजें सीखने की मिली वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।